मोहम्मद गौरी पहली बार जब भारत पर आक्रमण करने आता है तो उसको पृथ्वीराज चौहान के द्वारा पराजय का सामना करना पड़ता है। परंतु तराइन के द्वितीय युद्ध में हम लोग देखते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और हमारे जो गौरी भैया हैं वो सत्ता अपने हाथ में ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं चंद बरदाई के पृथ्वीराज रासो की एक कहानी को। वो कहानी को इतिहासकार सत्य नहीं मानते हैं। उसके अनुसार हम लोग देखते हैं कि पृथ्वीराज ने ही हत्या की थी गौरी की, मोहम्मद गौरी की। परंतु इतिहासकार नहीं मानते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि मोहम्मद गौरी जब अपने गजनी जो क्षेत्र है वहां पर वो जा रहा था तो मुल्तान के क्षेत्र के आसपास, सिंध क्षेत्र के आसपास हम लोग देखते हैं कि उस पर आक्रमण हो जाता है एक समुदाय का। दमयक नाम का क्षेत्र होता है और समुदाय का नाम होता है खोखरो। तो इस समुदाय के द्वारा इस पर आक्रमण होता है और अंततः ये मारा जाता है। जब ये मरता है तो मरने के टाइम जो इसका पूरा साम्राज्य है वो बहुत बड़ा साम्राज्य होता है, मध्य एशिया से लेकर अफगानिस्तान पूरा और भारत का भी उत्तरी भारत, दिल्ली, लाहौर, ये सब इसके हाथ में होता है। इसके मरने के बाद हम लोग देखते हैं कि इसका कोई बच्चा ही नहीं होता है। अब एकरा कोनो बच्चा नहीं रहता है तो शासन आगे कौन चलाएगा। तो होता क्या है कि इनके ही जो गुलाम होते हैं, यानी कि इसने पैसा देकर गुलाम खरीदा और उस गुलाम से ये किसने अपने किसी काम पे लगाया है, मान लो सेनापति काम पे लगाया है, तो उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसी मोहम्मद गौरी के जो गुलाम हैं अब वो सत्ता में आ जाते हैं और मोहम्मद गौरी का पूरा साम्राज्य बट जाता है 3 पार्ट में। 3 पार्ट में हमारे भारत का हिस्सा भी होता है और भारत का हिस्सा आता है हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। कुतुबुद्दीन ऐबक होते हैं गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में और इसी को आज हम लोग देखने वाले हैं सल्तनत काल के रूप में। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा परिचय। गौरी का साम्राज्य हम लोग देख सकते हैं इतना है। मृत्यु हुई इसकी, गजनी जा रहा था गौरी, तभी उस पर सिंधु नदी के किनारे दमयक नाम के क्षेत्र में, दमयक नामक स्थान पर जाट खोखरों ने हमला कर दिया। जाट खोखरों ने हमला किया और गौरी मारा गया। अब इसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता हाथ में लिया, कमान संभाली। ये रहा गौरी का साम्राज्य। ये पार्ट अलग हुआ, ये पार्ट अलग हुआ और ये पार्ट रहा कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। ये पार्ट और ये पार्ट किसके किसके पास आया, तो अफगानिस्तान का जो पार्ट है, अफगानिस्तान का पार्ट आता है हमारे यालदौज के पास। तो भैया ये आ गया यालदौज के पास। ये जो क्षेत्र है यानी कि इसको कहो ये वाला मुल्तान का क्षेत्र हम कह सकते हैं और ऊपरी हमारे पाकिस्तान का और इधर का क्षेत्र जो है ये आता है हमारे कुबाचा के पास। और ये क्षेत्र आ जाता है पूरे भारत का कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। यहाँ पे है दिल्ली हमारा और ये पूरा क्षेत्र हमारा बन गया कुतुबुद्दीन ऐबक का साम्राज्य। और ये क्योंकि ये गुलाम था तो इस पूरे वंश को हम लोग गुलाम वंश के नाम से पढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर गुलाम ही शासन कर रहे हैं, है ना। तो इस पूरे सल्तनत काल को हम लोग इस अभी 1-2 वीडियोस में देखेंगे, 3 वीडियोस में लगभग। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक से। सबसे पहला बेसिक ये है कि सल्तनत काल में कितने वंशों को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला वंश हम लोग देखेंगे गुलाम वंश।
गुलाम वंश। इसको देखेंगे। पुरानी कहानी हम लोग की कहाँ तक गई थी? पुरानी कहानी हम लोग की गई थी तराइन का युद्ध सन 1192 तक, द्वितीय युद्ध, है ना, 92 तक गया था। तो 8 साल इधर का आगे पीछे में ले लो इधर उधर, और इसके बाद गजनवी का शासन ले लो, और 1206 ईस्वी में आ जाता है ये। तो गजनवी भी अच्छा का शासन किया, मतलब कह सकते हो कि 10 साल ज्यादा ही शासन कर लिया। तो 1206 से 90 तक शासन करता है गुलाम वंश। गुलाम के बाद आते हैं खिलजी वंश। ये आता है 1290 से लगभग 1319 तक ये शासन करता है। लगभग 1319 तक, सॉरी 20 तक ये शासन करता है, 20 तक। चलो भाई, इसके बाद आते हैं तुगलक वंश, और फिर सैयद, और फिर आते हैं लोधी। लोधी तो याद ही होगा, केबीसी में एक बार क्वेश्चन पूछा था इससे, बड़ा वायरल हुआ था। वंश वंश इसमें लगा देना। तुगलक की बात करें तो 1320 से, सॉरी 1320 से 1414, ठीक है, लगभग 1414। और फिर सैयद वंश आता है 1451 तक, और फिर 51 से कहानी चलती है, 2 मिनट यार, 1451 से कहानी चलती है 1500, लगभग 1526 तक कहानी चलती है भैया इनकी। लंबा झेल लिया ये। चलो भाई शुरू करते हैं गुलाम वंश को। गुलाम वंश में हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि गौरव का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, अतः मृत्यु के बाद शासन उसके गुलामों ने संभाला। गुलाम बहुत याद रखना है इसको। गुलामों में सबसे पहले गुलाम को हम लोग देखते हैं जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल लगभग शासन करता है, 1206 से 10 तक, ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक है, ये सबको पता है, ठीक है। गौरी की मृत्यु के बाद 3 लोगों में साम्राज्य का बंटवारा हुआ। अफगानिस्तान का हिस्सा मैंने क्या बताया है यहाँ पे, कुबाचा के हाथ में आया। अफगानिस्तान किसके हाथ में आया भैया? कुबाचा के हाथ में आया। सिंध मुल्तान यानी कि ये वाला क्षेत्र किसके हाथ में आया? सॉरी ये तो यालदौज आया ना यार, उल्टा कर दिया मैंने भाई, यालदौज, ये आया कुबाचा। और फिर तीसरा तो बचा हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या क्या किया उसी को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे फेमस चीज क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही निर्माण का कार्य शुरू करवाया था। किसका? कुतुब मीनार का। कुतुबुद्दीन कुतुब मीनार, इसको ध्यान रखना है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो है बनवाया था, या फिर निर्माण का कार्य शुरू करवाया था। तो कुतुब मीनार क्यों बनवाया? कुतुब मीनार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इन्होंने बनवाया कुतुब मीनार। हम लोग देखते हैं कि इन्होंने कुव्वत उल इस्लाम और 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण भी करवाया। फक्र ए मुदव्विर, ये सब खतरनाक चीज है, ये सब पूछ देता है एग्जाम में। और हसन निजामी विद्वान इन्हीं के दरबार में थे, तो ये विद्वान का संरक्षण भी इन्होंने किया। फक्र ए मुदव्विर और हसन निजामी, फक्र ए मुदव्विर और हसन निजामी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का जो है निर्माण का कार्य आरंभ करवाया। खत्म किसने किया था? इसके बाद आते हैं इल्तुतमिश, वही इस निर्माण को खत्म करता है। उसके बाद देखते हैं कि पोलो खेलते वक्त घोड़ा से गिर गए, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। आए एकरा लड़किया के जो है कि पति इल्तुतमिश, दामाद जी, थोड़ा दहेज में पूरा वही दे दिया। इल्तुतमिश आया 2000,
अरे मतलब कि मैं कह रहा हूँ 1200, 1210 में 1211-10 यही कह सकते हो। और इसका शासन काल चलता है इल्तुतमिश का 35 तक। ठीक है, 35 तक। 11 कहो 10 कहो 11 लिखो। ठीक है। गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक में इसको हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसने इसको भी खत्म किया, इसको भी खत्म किया, और पूरा साम्राज्य इसका हो गया, है ना। इसको चुनौती को जो देते थे, चुनौती, ये सब, इस पूरी चुनौती को इसने खत्म कर दिया। किसको? यालदौज की और कुबाचा को खत्म किया, और पूरा संस्थापक गुलाम वंश का हो गया। मतलब बड़ा बड़ा जो है उतार चढ़ाव हुआ है भैया, क्या कहा जाए जो है। चलो भाई, इल्तुतमिश दे दिए ये कहानी। इन्होंने यालदौज और कुबाचा से चुनौती को समाप्त किया, और इसने अपनी लाहौर से राजधानी बदलकर दिल्ली करवा दिया। ये भी हम लोग को याद रखना है। इल्तुतमिश ने क्या करवाया? एक तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, आगे बताऊंगा। उसके बाद इसने क्या करवाया? इसने लाहौर से दिल्ली को अपनी राजधानी को स्थानांतरित करवाया। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि उसी समय एक ठो वंश था, मतलब कि ये कह सकते हो जैसे बड़ा खतरनाक आदमी, चंगेज खान, है ना। तो अपने मंगोल साम्राज्य को बड़ा खतरनाक तरीके से वो बढ़ा रहा था। बड़ी तेज ठंडा लग रहा है, तो वो जो है अपने मंगोल साम्राज्य को बढ़ा रहा था। तो हम लोग क्या देखते हैं भाई, कि वो आता है इधर भी पश्चिम भारत में, मगर वो मारने के लिए नहीं आता है, वो देखने आता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एक लोग को दौड़ाते हुए आता है। अदमिया का नाम पता है क्या था? एक आदमी था जलालुद्दीन मकबरनी, जलालुद्दीन मकबरनी करके एक लोग थे। तो जलालुद्दीन मकबरनी को जो है मारने के लिए आ रहा था। तो मकबरनी आके इल्तुतमिश से कहा कि जो है साहब साहब जो है थोड़ा सा हमको बचा लीजिए। तो इल्तुतमिश कहे भाग यहाँ से। इल्तुतमिश जो है इसको अपने शरण में नहीं लिए। तो इससे फायदा क्या हुआ कि चंगेज खान कहे जाओ, तुम्हें मैं अभी के लिए तो छोड़ता हूँ। ठीक है, तो अभी के लिए जो है इसको छोड़ दिया गया। यानी कि हम लोग देखते हैं कि चंगेज खान का भी आक्रमण इस दौरान हुआ था। इसी दौरान हम लोग ये भी देखते हैं कि ये जो इल्तुतमिश थे बहुत ही खतरनाक काम किए, जो कि इनके आने वाले वंशजों पर बहुत बड़ा असर डाल दिया। वो था कि अपने गुलाम पर ये बड़ा विश्वास रखते थे, तो उन पर विश्वास को और बढ़ाने के लिए इन्होंने 40 गुलाम का एक समूह बनाया, और उसका नाम दिया तुर्कान ए चहलगानी। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये ऐबक के दामाद थे। ठीक है, इन्होंने गुलाम की उपयोगिता को देखते हुए 40 गुलामों की एक दल बनाई, जिसका नाम रखा तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, और इसने मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान से राष्ट्र को बचाया। ठीक है, आगे बढ़े तो चंगेज खान जलालुद्दीन मकबरनी, अरे यार मकबरनी जो भी नाम है, मकबरनी का पीछा कर रहा था। मकबरनी मकबरनी जो है इल्तुतमिश के पास आता है और पूछता है कि शरण दे दीजिए। इनकार होता है। इनकार के बाद इसने बगदाद, अच्छा इनकार हो गया, और उधर से चंगेज खान भी भाग जाता है। फिर चंगेज खान के जो उत्तराधिकारी हैं वो आके घचर घचर करते हैं भारत में, बट ठीक है चलो कहानी आगे देखी जाएगी। हम लोग ये भी देखते हैं कि इसने बगदाद के खलीफा से अपने शासन की मान्यता प्राप्त की। बगदाद का खलीफा मतलब कि जो पैगंबर जी हैं, है ना, इस्लाम के संस्थापक, उनके ही एक तरीके से कह सकते हो बगदाद का खलीफा कहा जाता था। उन्हीं के आगे के जो वंशज कह सकते हो, या फिर जो कहो, है ना। हालांकि इस पर बहुत मैं अभी नहीं बताऊंगा। तो उनसे शासन की मान्यता प्राप्त करता है, ये भी हम लोग थोड़ा ध्यान रखना है। इसने 2 नवीन सिक्कों का प्रचलन शुरू किया। चांदी का टंका, सॉरी, हाँ आई थिंक चांदी का टंका ही नाम था। ठीक 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 ठीक, चांदी का टंका, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, जीतल इसने शुरू करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया, और इसके बाद हो गई इसकी
मृत्यु। मृत्यु से पहले ही इसने कह दिया कि मैं अपनी बेटी को ही अपना सल्तनत दूंगा, क्योंकि हमारे बेटे सब हैं जल्लाद। चलो भाई, तो इनकी बेटियां आती है जिसका नाम रहता है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। अच्छा, ये पता है ना कि सल्तनत काल को सल्तनत काल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सुल्तान कुल शासन करते थे, और सुल्तान अपने जो राज्य है उसको कहते थे सल्तनत, तो इसको कहा गया सल्तनत काल। ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है, सल्तनत काल कहा गया। तो रजिया सुल्तान को देखते हैं, तो इनका भी शासन काल देख लेते हैं। इल्तुतमिश कब खत्म होता है? 35 में। तो ये कब शुरू होंगी? ये 36 में लगभग शुरू होंगी। तो 36 से 40, 4 साल शासन करती हैं। 1236 से 40। इसका हम लोग देखते हैं कि ये फर्स्ट महिला सुल्तान मुस्लिम सुल्तान रही हमारे मध्य भारत की। फर्स्ट महिला मुस्लिम सुल्तान रही हमारी मध्य भारत की, और ये रहती हैं इल्तुतमिश की बेटी। और ये अब 40 गुलाब दल जो बने थे ना, वो इनका विरोध करते हैं। वैसे लड़की लोग को बनाया जाता है, तो ये लोग इसका विरोध करते हैं। यानी कि ये 40 गुलाम दल इससे नाखुश रहते हैं, वो हटाना चाहते हैं इसको। इसी दौरान हम लोग देखते हैं कि भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया जो है वो रजिया पर आक्रमण कर देते हैं। अब कहानी बताता हूँ मैं क्या होता है। रजिया पर आक्रमण कर देते हैं एक सूबेदार, तो वो मतलब आक्रमण कर दिए। तो रजिया जो है दिल्ली छोड़ के भाग के गई उसे लड़ने के लिए। तो दिल्ली छोड़ के भाग के उसे लड़ने गई, हार गई। तो अल्तुनिया जो है, अल्तुनिया लिख देता हूँ मैं, अल्तुनिया मलिक अल्तुनिया पूरा नाम। तो मलिक अल्तुनिया जो है पराजित करके कारागार में डाल दिया रजिया को। तो रजिया बड़ी चालाक, अब कही कि ससुर हमारा इतना बड़ा सल्तनत था, हमको कारागार में डाल दिया। तो कही कि हम शादी करोगे? तो ई कहा कि अरे ससुरा, सुल्तान से शादी, वाह, इहो शादी कर लिया। अब शादी करने के बाद यहाँ इन लोग का हनीमून चल रहा है। उधर जो 40 गुलाम दिल्ली में बैठे थे ना, वो लोग क्या करते हैं कि एक ठो है बहराम शाह, इसको बना देते हैं वहां का सुल्तान। ठीक है, अब बहराम शाह को सुल्तान तो बना दिए, तो रजिया जाती है उस पर आक्रमण करने, कि मार साले को, हटाओ, हम फिर शासन करेंगे। तो अपना लेके सैनिक मार देती है उसको। मारने जाती है मगर हार जाती है। फिर रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, और हम लोग देखते हैं कि जो गुलाम वंश है वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। हम लोग देखते हैं कि विद्रोह होता है, अल्तुनिया विजयी होता है, रजिया को कैद में डालता है। फिर रजिया जो है अल्तुनिया से विवाह कर लेती है, और उधर बहराम शाह को सुल्तान बना दिया जाता है। रजिया जो है दिल्ली सल्तनत की सत्ता को पाने का प्रयास करती है, परंतु प्रयास असफल रहता है, रजिया की मौत हो जाती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कहानी आगे बढ़ती रहती है। हम लोग देखते हैं कि रजिया केवल 4 साल शासन की। क्यों? क्योंकि 40 जो हमारे पास ये गुलाम दल है, ये भी इससे नाखुश थे। अगर ये गुलाम दल नाखुश है, तो ये गुलाम दल ही निर्णय बनाता है कि सुल्तान कैसा होगा। तो ये देखने को मिला कि सुल्तान की शक्तियां बहुत ही कमजोर हो रही थी। तो हम देखते हैं कि इसी 40 गुलाम दल में से एक आदमी निकल कर आता है, गयासुद्दीन बलबन, और आगे शासन करता है। बलबन का शासनकाल 1265 से 1287 तक, और 1290 में तो खत्म हो जाता है गुलाम वंश ही। तो हम लोग देखते हैं कि तुर्कान ए चहलगानी के एक गुलाम ने सत्ता पलट स्वयं को सुल्तान घोषित किया, और इसने तुर्कान ए चहलगानी को हटा दिया। मतलब न रहेगा बास और न बजेगी पोपो। कहानी खत्म हो गया 40 ठो गुलाम का, दिक्कतें खत्म। अब इसके सामने दूसरी दिक्कत क्या थी कि सुल्तान का पावर बड़ा धीमा हो गया था। तो सुल्तान के पावर को बनाने के लिए इसने जो है बहुत सारी नीतियां लागू की, इसने कानून एकदम मजबूत किया। फिर इसने क्या किया
फिर इसने कहा कि हमारे पास जो भी आएगा वो हमारे सामने एकदम झुक के सजदा करेगा, है ना, सिजदा। तो ये नीति निकाला। उसके बाद इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। उसके अलावा बहुत सारी चीजें थी, आइए देखते हैं क्या है। तो भैया, सुल्तान के पद की गरिमा बनाए रखने के लिए तथा विरोधियों को समाप्त करने के लिए इसने रक्त और लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह की नीति। लौह की नीति अपनाई। ईरानी परंपरा सिजदा, सिर झुकाकर दरबार में आना, और पायबोस, पैरों को चूमना, मतलब कि सुल्तान का पद बना रहे, इसलिए उसने सिजदा और पायबोस ये सब निकाला। बर्बन ने राजत्व के सिद्धांत को पालन करते हुए स्वयं को जिल्ल लाही, जिल्ल ए इलाही, जिल्ल ए इलाही अर्थात पृथ्वी पर ईश्वर की छाया कहा। गयासुद्दीन बलबन ने विद्रोह दमन के लिए सख्त कानून और व्यवस्था तथा गुप्तचर प्रणाली भी लागू की। गुलाम वंश के अंतिम शासक हम लोग देखते हैं ककुदार। मैं जरा देख लूं क्या नाम है उनका। ककुबाद। कैकुबाद। तो कैकुबाद इसके अंतिम शासक थे, और इसके बाद शुरू होता है हमारा खिलजी वंश। खिलजी वंश, ठीक है। और इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने गुलाम वंश को देखा। गुलाम वंश में हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा भाई? सबसे पहले हम लोगों ने किसको देखा? कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा। उसके बाद हम लोगों ने किसको देखा? इल्तुतमिश को देखा। फिर हम आए रजिया सुल्तान पे, और रजिया सुल्तान के बाद बलबन पे। इसमें से अगर आपसे पूछेगा कि बताओ भाई इसमें से कौन गुलाम था, तो गुलाम कौन था भाई? बलबन गुलाम था। अंतिम शासक कोई पूछ दे तो कैकूबाद। कोई पूछ दे कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया, तो कह दोगे इल्तुतमिश। कोई पूछे कि रजिया सुल्तान को किसने पराजित किया था, तो हम लोग कहेंगे कि भैया एक ठो भटिंडा के सरदार जी थे अल्तुनिया, उसने पराजित कर दिया था। ठीक है भाई। बहुत डीप में पूछेगा तो पूछ देगा कि जब रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत से कैद की सजा मिली, मतलब कि हम कह सकते हैं कि अल्तुनिया ने कैद की सजा सुना दी, तो सुल्तान का पद किसे मिला? तो बहराम शाह को मिला। अफगानिस्तान पर किसका राज था भाई? यालदौज का, कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम। इधर कुबाचा, फिर आए कुतुबुद्दीन ऐबक। चलो भाई, 2.5 दिन का झोपड़ा याद रखना है, कुव्वत अल इस्लाम याद रखना है, फ़क्र ए मुदव्विर और हसन निजामी को इन्होंने संरक्षण दिया, और जिल्ल इलाही कहा गया बलबन को। कहानी खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। किसी नए टॉपिक के साथ क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? खिलजी वंश को। बराबर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।